हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया मज़े में। तो चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। कि कंडक्टर क्यों होता है, एक्चुअल में इंसुलेटर क्यों होता है। चलिए, तो इसका जो मेन रीज़न है हमने आपको कल बताया था कि ऐसा मेटल, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टर होगा, और वो मेटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो इंसुलेटर होगा। अब बात आती है कि किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऐसा क्यों है, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपसे बात की थी एक टर्म के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हमने आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की थी। तो मैंने कहा था कि न्यूक्लियस है और उसके कुछ शेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और एक और बगल में हम इंसुलेटर का एक बना देते हैं एटम, ये इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालने की कोशिश करनी है। होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सोर्स क्या है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसको जो आपको समझ में उसको नोट्स में लिखिए। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सोर्स क्या है। एक्चुअल में जो ये इसका सराउंडिंग है, सराउंडिंग में कुछ टेम्परेचर होता होगा। अगर ठंडा अगर जो है कोल्ड इलाके हैं, ठीक है, कोल्ड जोन है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस या फिर कुछ और, नहीं तो 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इसका एवरेज होगा, कोई भी टेम्परेचर होगा। तो इस टेम्परेचर पर इसको बाहर से जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं हम थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं हम इसको? थर्मल एनर्जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके पास एनर्जी होती है तो ये वाइब्रेट भी करता रहता है, ठीक है। तो अगर इसकी थर्मल एनर्जी जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या करेगा, रन करेगा। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो भाई इस इलेक्ट्रॉन की भी अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और बाहर से इसको भी थर्मल एनर्जी मिल रही होती है, थर्मल एनर्जी इसको भी मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इंसुलेटर इज मच ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल है वो उतना इनफ नहीं है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर सके। इसलिए इंसुलेटर में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इस थर्मल एनर्जी के लिए, इस सराउंडिंग के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है। अगेन बता देते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इंसुलेटर इज फार मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। एंड द एनर्जी अवेलेबल इन द सराउंडिंग इज नॉट कैपेबल टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंसुलेटर बट इज कैपेबल टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द conductor. That is why some materials are conductor and some materials are insulator, ठीक है। अब कंडक्टर तो हमने पढ़ लिया, इंसुलेटर भी हमने पढ़ लिया, अब आगे क्या पढ़ना बाकी है। फर्स्ट लेट अस रब इट। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वो जो पढ़ा जाएगा वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करेंगे। उससे पहले मैं सबसे पहले अपना इसको फिल कर लेता हूँ। चलिए, हो गया। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो ये होगा। हमने फ्री इलेक्ट्रॉन तो पढ़ लिया, अब हम उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वायर, ठीक है। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वायर, और यहीं पे इसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट। यहीं से
आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो तो मैंने लिख दिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है, अभी इस वायर का कनेक्शन जो है बैटरी से नहीं है, तो इस वायर के छोटे से सेगमेंट को हम थोड़ा जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। मैंने क्या लिया, मैंने मार्केट से कोई भी वायर उठा लिया। मेरे पास चूँकि वायर जहाँ पे नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, बस एक सिंगल वायर। मान लीजिए कि एक सिंगल वायर होता, तो इस सिंगल वायर को मैंने जूम करके देखने की कोशिश की है कि अंदर एक्चुअल में क्या है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये उसका सेक्शन है। ये एक्चुअल में किससे बना होता है? ये बना होता है हमारा मॉलिक्यूल से। ठीक है, या समझ लीजिए कि एटम के कम्बिनेशन से बना होता है। एक्चुअल में क्या है कि ये मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से बना है, और जो मॉलिक्यूल है वो एटम के कम्बिनेशन से बना है। लेकिन यहाँ पे हमने एटम लिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरीके से 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये क्या है? कंडक्टर वायर है। कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी है इज मोर देन इनफ टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो हुआ क्या है कि इस भाई साहब से एक इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों निकल गया है तो वो रहेगा कहाँ? वो जो चारों तरफ आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रहा है ना, उसमें वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब रह के क्या करेगा? भागेगा कि सोएगा या क्या करेगा, या दूसरों से मिलने जाएगा? इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटम के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये केटायन बन जाएगा। अब बात आती है कि सॉलिड में क्या एटम मूवेबल है? देखिए, एटम मूवेबल नहीं है। इसके दो रीज़न है। पहली तो बात यह है कि ये एक सॉलिड है, और सॉलिड में एटम्स की और मॉलिक्यूल की कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, 3D पैकिंग होती है, तो वो उसका मूव करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत हल्का है, किससे? एटम से। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन इज मूवेबल एंड एटम इज़ नॉट मूवेबल। तो मान के चलिए किसी वायर में जो एटम है वो मूव नहीं कर सकते। दोनों रीज़न आपको हमने बता दी है। अब जो बचा इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी थर्मल एनर्जी को मिलते ही बढ़ जाती है, और वो वैलेंस शेल को छोड़ करके फ्री हो जाता है, और क्या बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और कहाँ घूमने लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो घूमने लगता है। अब आइए देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो करता क्या है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसमें से एटम्स को मिटा देता हूँ, क्योंकि एटम्स काफ़ी बड़े बना दिए हैं ना, तो जगह ही नहीं बच रही है, तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। चलिए, एटम हमने थोड़े छोटे इस बार बना दिए, तो अब की बार हमको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन शेल में थे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या कर रहे थे? वाइब्रेट कर रहे थे। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है इसको पकड़े हुए था, अट्रैक्ट किए हुए था, इसलिए इसने शेल को छोड़ा नहीं था। बाहर से एनर्जी मिली और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अभी भी इसके पास एनर्जी है, तो ये वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अब की बार डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये वाइब्रेट करते करते कहीं और जाना चाहेगा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है ना, तो ये क्या करेगा? बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि इसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और इसका मास बहुत कम है, दैट इज़ वाई ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ऐसा इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ऐसा सभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, और सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रैंडम मोशन करेंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ। हम एक सीरीज़ लिखते हैं। क्या हमने लिखा? हमने लिखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आता है, तो हाई एनर्जी की वजह से उसकी जो स्पीड होती है या उसकी जो वेलोसिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको ये कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्योंकि इस वेलोसिटी का सोर्स क्या है? थर्मल एनर्जी। अगर हम यहाँ पे इसको भी लिख दें, इस वेलोसिटी का सोर्स क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहाँ से आती है? थर्मल एनर्जी सराउंडिंग से आती है।
समझ में आ रही है आप लोगों को बात? हर कुछ नोट करिएगा, कुछ मिस नहीं होना चाहिए वरना कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में घूमेगा। किस वेलोसिटी से घूमेगा? थर्मल वेलोसिटी से घूमेगा। उस वेलोसिटी का सोर्स क्या है? थर्मल एनर्जी। कहाँ से आती है? सराउंडिंग से आती है। ठीक है, जब इस तरीके से घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको गवर्न करने वाला कोई नहीं है, तो वो जो है रैंडम मोशन करेगा, जिसको कि हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। इस तरीके के मोशन को आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है। ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि बच्चों ये जो थर्मल वेलोसिटी है ना, थर्मल वेलोसिटी जानते हैं कितनी ज़्यादा होती है मीटर पर सेकंड में? अगर हम आपको बताएं 10⁻³ से 10⁻5 मीटर पर सेकंड, मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकंड में 1 किलोमीटर पर सेकंड से 10,000 या 1 लाख मीटर पर सेकंड तक जो है इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। रीज़न क्या है भाई? इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए थोड़ी सी भी एनर्जी वो गेन करता है वो छटपटाने लगता है कि मुझे जाने दो, और जहाँ जहाँ तक उसको स्पेस मिलता है मैटर के अंदर वो भागता रहता है। लेकिन देखिएगा अगर भीड़ में क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी, मेरी बात ध्यान से सुने, हमने देखा है कि बच्चे मेले में जाते हैं या पुराने में बहुत से लोग मेले में जाते थे, सब क्या है कि रैंडम मोशन करने लगते हैं। अचानक से अगर उस मेला में भगदड़ मच जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब लोग जिसका जिधर मर्जी आएगा उधर भागने लगेगा, और इस भागने के दौरान क्या होगा? लोगों की आपस में टक्करें होंगी। एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी उधर से, दोनों यहाँ लड़ जाता है और फिर उधर चले जाते हैं, फिर वो जाता है, फिर वो किसी से लड़ जाता है, और इस तरीके से क्या जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कोई भी आदमी उस मेले से बाहर नहीं निकल पाता है, सब उसी में रहते हैं, भगदड़ होती है, दब के सब के सब इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उस मेले से बाहर कोई निकल नहीं पाता है, यानी उसमें से नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। लोग जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, बस लड़ाई उनमें टक्करें होती रहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मेले के एग्जाम्पल से हमने सीखा कि इन इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को जगह मिली तो वो थर्मल एनर्जी से जो मिली है उनको थर्मल वेलोसिटी जो 1 लाख मीटर पर सेकेंड या 1000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिली है, इस वेलोसिटी से भागने की कोशिश करते हैं, और ये इधर से भागने की कोशिश कर रहा है, ये इधर से भागने की कोशिश कर रहा है, दोनों में यहाँ पे क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा बाहर निकाल दें। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उधर जा रहा है, इधर से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे टक्कर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात इधर की तरफ मूव कर जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर पाएगा, और अगला इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ आ रहा था उसकी फिर से इससे टक्कर होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन आपकी बार इधर घूम जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन उधर घूम जाएगा। इस तरीके से वो सब क्या करेंगे? रैंडम मोशन करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक जो आप लोगों को क्लियर हुई है कि अगर किसी वायर की बात करें, या किसी भी वायर की बात ना करें, किसी भी मेटल की बात करें जो कंडक्टर है, आपके चेयर में जो लोहा लगा हुआ है, आपके घरों में जो गर्डर्स लगे हुए हैं उसमें जो आयरन लगी हुई हैं, फ़ैन है, फ़ैन के जो ब्लेड्स में जो आयरन लगी हुई है, उन सब में करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, लेकिन उन सब में तो थर्मल एनर्जी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। तो इतना जान के चलिए कि आपके आसपास जितना भी मेटल है, जैसे ये खिड़कियों की ग्रिल हो गई, लोहे की बनी होती है, उन सब में ये सारे काम हो रहे हैं और हमको पता तक नहीं चलता। उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इतनी स्पीड से ब्राउनियन मोशन या फिर जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन कर रहा है। अगर आप उस आयरन के बार को अगर आप अपने अंतर मन से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से टक्कर कर रहा है। यही कारण है कि आयरन की जो रॉड है गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से थर्मल वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उसमें कोलिजन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है। टक्करें बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, राइज हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में रैंडम मोशन करते हैं। किस वेलोसिटी से करते हैं? इस वेलोसिटी से करते हैं। अब एक और टॉपिक है, या टॉपिक के लिए या पॉइंट है, आप सब कुछ नोट करिए पहले।
यहाँ पे हम लिखते हैं randomly moving free electron in the inter एटॉमिक या मॉलिक्यूल कह लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या लिखा हमने? रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, हैज नो एनी नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ड्यू टू successive collision, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जहाँ रहते हैं वहीं पर पड़े रहते हैं, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ते, ठीक है। नो नेट मोशन या मूवमेंट इन द free electron into the intermolecular space of any conductor, ठीक है। कुल मिलाकर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन 1000 मीटर पर सेकेंड या 1 लाख मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा होता है, कहीं जाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इतना लंबा वायर है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक सट से पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? कि जैसे वो इधर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अगला इलेक्ट्रॉन उसको कोलाइड कर देता है, यानी कोलिजन हो जाता है। और इसी तरीके के कोलिजन को सक्सेसिव कोलिजन कहते हैं। तो ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन, भले ही इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बट देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। लोहा है, आयरन, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, अगर उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है डेली लाइफ में हमारे जहाँ भी दिख रहा है हमको, मेरे पास क्यों नहीं है कुछ, वरना मैं आपको दिखाता, दिख गया। ये देखिए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो मेटल का पॉइंट है, मेटल का पॉइंट है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लाखों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यही सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 10⁴ या 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें मूव कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार उनके बीच में कोलिजन्स होते रहते हैं और वो अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। नोट्स बनाइए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये तो हमने अभी पढ़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर क्या कर रहे होते हैं जब उसमें कोई करंट नहीं होती है। तो अब हम आगे देखते हैं। सो लेट अस रिपीट फर्स्ट। मुझे लगता है कि मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, तो अब मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अगर हम मोशन को एक लाइन से शो करें, एरो से शो करें, तो यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, टक्कर होने के बाद इधर आ गया, ठीक है, फिर बेचारा इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, वहीं का वहीं रह जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है, ये लाइफ टाइम यहीं पे रह जाएगा। अब देखिएगा, हम एक सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। करंट कब फ्लो होती है? जब किसी वायर को बैटरी से सेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया और ये एक स्विच है, और यहाँ पे हमने एक सेल लिया और लगा दिया। ये जो सेल का थोड़ा ये बड़ी पॉइंट देख रहे हैं, बड़ी लाइन देख रहे हैं, वो एक्चुअल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि करंट की डायरेक्शन वगैरह क्या है, रटना कुछ नहीं, अपने आप से समझ में आ जाएगा। चलिए, स्विच को ऑन करते, स्विच जब ऑन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सीन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं हैं और 1 लाख मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं अंदर, ठीक है, पड़े रहते हैं वहीं पर वो सब। लेकिन जो पड़े रहते हैं वो इनएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ होता उनसे नहीं है। अब हमने क्या किया,
स्विच को ऑन कर दिया। तो चलिए एज अ कन्वेंशन आप अभी जान लीजिए कि जो करंट आई होती है, करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। अच्छा छोड़िए करंट की बात ही छोड़िए, एकदम करंट की बात छोड़िए, कुछ नहीं। मैंने क्या कहा, सर्किट लिया, वायर लिए, एक बल्ब को मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया, हमारा जो बल्ब है वो जलने लगता है। अभी आप इस वायर को टच करेंगे तो आपको शॉक लग जाएगा। तो अंदर क्या हो रहा है नहीं मालूम है ना, तो आइए जूम करते हैं इसको। ठीक है, अंदर क्या हो रहा है नहीं मालूम, तो जूम कर लेते हैं। हमारे पास जूम करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है। चलिए जूम कर रहा है तो हम देखते हैं अंदर झांक करके कि अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये वो पार्ट है जो हमने जूम कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो प्लस पॉइंट है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या है, प्लस टर्मिनल, इधर से बैटरी का प्लस टर्मिनल ऐड था ना, और इधर से बैटरी का कौन सा टर्मिनल ऐड है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस टर्मिनल ऐड है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है वो माइनस का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो केवल इतना है। मैंने थोड़ा जूम कर दिया ज़्यादा उसको, और क्या देखते हैं इसके अंदर क्या है। वही चीज़ होगा, इसके अंदर केटायंस होंगे। ठीक है, एटम है भाई, ये कंडक्टर का एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया है और खुद जो है पॉजिटिव बन गया है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है। हालांकि 6 नहीं, 6 करोड़ या 6000 करोड़ इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, क्योंकि उनकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इधर की तरफ भागेगा। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है और निगेटिव को रिपल करता है। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस माइनस टर्मिनल के थ्रू रिपल किया जाएगा और इस प्लस टर्मिनल के थ्रू अट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये सब बेचारे इधर की तरफ आते हैं। ये मैंने जो एरो बनाया है वो ये बताने के लिए बनाया है कि ये सब इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है कि अगर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन का जो फिगर है वो ये है, यहाँ से गया टक्कर होकर पीछे आ गया, फिर अगेन टक्कर होकर फिर आ गया, अब की बार ये फिर पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये स्विच ऑफ की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, स्विच ऑफ की कंडीशन है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ बच्चों वैसे लिखिए, क्योंकि हर चीज़ जो है लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे ये मोशन तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना, क्योंकि उनकी स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड है। दे हैव हाई नंबर ऑफ हाई जो है एनर्जी, बहुत एनर्जी हाई है, तो ये मोशन कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब की बार उनके ऊपर एक अट्रैक्शन लगने लगा इधर की तरफ, अब की बार उन पर इधर की तरफ अट्रैक्शन लगने लगा। तो क्या होगा, हर एक मोशन के दौरान अगर इधर प्लस है और इधर माइनस है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इन द एब्सेंस ऑफ सेल अगर वो यहाँ पहुँचता तो प्रेजेंस ऑफ सेल, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ पीछे की तरफ खिसक जाएगा। क्यों खिसक जाएगा, क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना भाई। अगर इसको ऑफ कर देते तो यहाँ तक जाता, ठीक है, अगर हम उसको ऑफ कर देते तो यहाँ पे जाता, लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है। क्या किया, स्विच को जैसे ही ऑन किया इलेक्ट्रॉन्स ने खिसकना स्टार्ट कर दिया, खिसकना स्टार्ट कर दिया। और खिसकने को मेरे प्यारे बच्चों, खिसकने को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ ड्रिफ्ट किया, हर एक मोशन में वो थोड़ा 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 इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ये लगातार उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगले बार यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, तो जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये 1 था तो ये 1' है, ये 2 था तो ये 2' है। बातों को समझिएगा। तो ये जो डॉटेड है ना, ये है
आफ्टर स्विच ऑन। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, अगली बार यहाँ पहुँचना था तो जैसे ही स्विच ऑन होगा वो यहाँ तक पहुँचेगा बेचारा। ठीक है, दूसरे कलर का भी मार्कर है, 1 मिनट। चलो, तो अब की बार वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ जाना था तो यहाँ से यहाँ पहुँच करके यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ जाना था तो अब यहाँ से यहाँ पहुँच करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पहुँचना था तो यहाँ पहुँच के यहाँ पहुँचेगा। देखा आप लोगों ने, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया है, आप लोग बैक करके फिर से आप उसको देख लीजिएगा, अगेन एंड अगेन देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब स्विच ऑफ होता था तो रैंडम मोशन ऐसे होती थी, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन हुआ वे सभी रैंडम मोशन तो करेंगे ही, और साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, ड्रिफ्टिंग करेंगे। तो हर एक मोशन में थोड़ा सा ड्रिफ्ट किए, तो अंत में कहाँ पहुँचे बोलो, अंत में उनके बीच में जो एक चीज़ हो गया, पूछो क्या हो गया, वो है नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। मैंने क्या बोला था कि जब तक वो बैटरी से कनेक्ट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वहीं पर लड़ते रहते हैं लेकिन कहीं जा नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा खिसकना स्टार्ट हो गए, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई, और अंत में उनके पास एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया, नेट डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। वो जो नेट डिस्टेंस दिख रहा है वो ये है और बहुत ही कम है। यहाँ तक पहुँचने में उनको घंटों, इतना डिस्टेंस कवर करने में अगर ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी तो इसमें दिनों या फिर महीनों का समय लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से ये खिसकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खिसकते हैं उस स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और ये होती है 10⁻² से 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए लिखिए, लेकिन अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से स्विच ऑन करने के पहले इलेक्ट्रॉन्स में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन स्विच ऑन करने के बाद हर एक सेगमेंट में वो थोड़ा खिसकने लगते हैं और क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक टर्म आता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equal to net displacement in any time, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁻² से 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ रहे हो, 10 ये कुल मिला करके 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या उससे भी कम 1/10 मिलीमीटर पर सेकेंड, या 1/100 मीटर पर सेकेंड, वगैरह वगैरह। अब इसको कैलकुलेट करिए, बहुत ही कम स्पीड से बेचारे धीरे धीरे खिसकना जो है स्टार्ट करते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स drift towards the positive terminal after switch on into the circuit is known as the drift velocity। जैसा कि मैंने बोला, आप इसको नोट कर लीजिए, because it is not possible to write all the things on the board। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, मिटा दिया जाए। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान के चलिए कि अगर 1 किलोमीटर की वायर है, 1 किलोमीटर की वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे हाथ में स्विच है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पावर हाउस से है, पावर हाउस जो होता है वो घरों से कितनी दूर पड़ता है, कई किलोमीटर दूर पे होता है। तो ये वही सीन है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, तुरंत ही यहाँ पे बल्ब जल जाता है। ठीक है,
लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड से खिसक रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन फट से यहाँ पहुँच जाता है और इसको बर्न कर देता है, जला देता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन इधर खिसकता है तुरंत एक इलेक्ट्रॉन उधर खिसकता है। मतलब यूँ कह ले कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो फट से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबी वायर है। 1 किलोमीटर क्या, 1,00,000 किलोमीटर लंबी वायर है। कितने किलोमीटर लंबी वायर है? अगर इतने किलोमीटर लंबी वायर भी है तो इस एंड से अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो तुरंत उस एंड से अगला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मतलब जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है माइनस से प्लस की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर इंटर करता है तो इसके हर सेगमेंट के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तभी यहाँ पे कोई बल्ब जलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से स्विच ऑन करेंगे और इलाहाबाद में अगर कोई हमारा बल्ब है तो यहाँ मिर्ज़ापुर वाला इलेक्ट्रॉन इलाहाबाद पहुँचने में सालों का समय लग जाएगा क्योंकि स्पीड इतनी है। ठीक है, लेकिन बल्ब हमारा तुरंत इसलिए जल जाता है कि अगर इस इंड से कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उस इंड से अगला इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिट कर लेता है। उस सेगमेंट के, उस वायर के हर एक सेगमेंट में हर एक इलेक्ट्रॉन धीरे 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 खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद का जस्ट मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन अब इलेक्ट्रिक करंट मैं आज नहीं कवर करूँगा क्योंकि अगर आज ही कवर कर दिया तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अभी क्या है कि अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्लियर करूँगा तो ये आज की चीज़ थोड़ी रिवाइज भी हो जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे मेरे प्यारे बच्चों। आई हैव एन अपील कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको मालूम है कि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का जो है सोर्स है। आप इसको एंड तक देखिए, नोट्स बनाइए और ज़रूरतमंद बच्चों तक इसको शेयर भी करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है मिलती रहे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।